डियर स्टूडेंट, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। हम लोग पिछले लेक्चर में टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का रूल और स्ट्रक्चर देखे थे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। आइए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके ट्रांसलेशन के कुछ रूल क्या होंगे। तो जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, फिर वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, वे लोग खेलते हैं। अगर इसके ट्रांसलेशन की बात करें तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हमारा वे लोग होगा और वे का अंग्रेजी वे लोग का दे, और खेलना यहाँ पे क्रिया है और इसका क्रिया का में बेस फॉर्म या वर्ब की बेस फॉर्म प्ले हो जाएगा। बस इसका इतना सिंपल सा ट्रांसलेशन है, दे प्ले। अब इसी सेंटेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर हम नेगेटिव का देख लें, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर देखें तो पहले सब्जेक्ट आएगा और इसमें डू लगेगा, हेल्पिंग वर्ब डू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसमें नॉट भी आएगा। तो डू के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जैसे पहले सेंटेंस है वे लोग खेलते हैं, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वे लोग नहीं खेलते हैं। इसका अगर नेगेटिव की बात करें तो वे लोग नहीं खेलते हैं, तो दे, अब हेल्पिंग वर्ब डू लगेगा और डू के साथ नॉट बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन प्लस इसमें वर्ब क्या है, प्ले, तो दे डू नॉट प्ले। अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि क्या वे लोग खेलते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनता है, एक बनता है एस नो टाइप क्वेश्चन वाला, तुम पूछते प्रश्न बना सकते हैं कि क्या वे लोग खेलते हैं, क्या वे लोग खेलते हैं। और जब ऐसा सेंटेंस रहे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता तो जाता है डू। पहले हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर देख लेते हैं, पहले डू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसका ट्रांसलेशन देखें तो डू और सब्जेक्ट दे है, तो डू दे प्ले। इतना सिंपल सा इसका ट्रांसलेशन है। अगर इसका नेगेटिव की बात करें तो इसका नेगेटिव, क्या वे लोग नहीं खेलते हैं। अगर इसकी नेगेटिव की बात करें तो क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, तो इसका बन जाएगा डू और डू के बाद सब्जेक्ट आएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले नेगेटिव का, इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में प्रश्नवाचक। और इसका ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो हो जाएगा डू और सब्जेक्ट हमारा दे है और इसके बाद नॉट प्ले। तो क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, क्या वे लोग नहीं खेलते हैं, आप इसका हिंदी लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका एक और फॉर्म बनता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब वाक्य के बीच में आता है। जैसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि वे लोग क्यों खेलते हैं, प्रश्न बन सकता है क्यों खेलते हैं, कब खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा डू,
क्योंकि हम प्लूरल सब्जेक्ट है। जब इसमें डू आ जाएगा फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसको बेस फॉर्म बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल देख लें तो हम हमारा पिछला एग्जाम्पल, क्या वे लोग खेलते हैं, तो अब वे लोग क्यों खेलते हैं, वे लोग क्यों खेलते हैं, वे लोग क्यों खेलते हैं। अगर इसका ट्रांसलेशन देखें तो पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्यों है, इससे बनेगा, और क्यों का अंग्रेजी क्या आता है, वाई, तो वाई पहले लिखेंगे वाई। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, सॉरी इसके पहले अभी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू, तो वाई डू, और इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, तो वाई डू दे प्ले। और इसका अगर नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाना चाहें तो बस यहाँ पे हमें क्यों के बाद क्या लगा देना पड़ेगा, नहीं लगा देना पड़ेगा, और हो जाएगा नहीं। तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए अगर ट्रांसलेशन में देखें तो वाई डू, अब दे, और सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाता है, नॉट। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे डू के बाद क्या लगता है, आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट। अगर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे वाई डू दे नॉट प्ले, वह क्यों, वे लोग क्यों नहीं खेलते हैं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको एक सेंटेंस और हम लोग लेके देखते हैं कि क्या होगा इसका ट्रांसलेशन। तो एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, एक सिंपल सा सेंटेंस है। और आप लोग को एक चीज और बता दें कि जो मैं और मैं का अंग्रेजी आई होता है, मैं एक प्रोनाउन है, और इस प्रोनाउन को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल ट्रीट किया जाता है, इसको प्लूरल माना जाता है, अर्थात आई के साथ प्लूरल वाले नियम अप्लाई होंगे। आप लोग आई के कभी सिंगुलर ना समझें। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम लोग का पहला स्ट्रक्चर था, सिंपल सेंटेंस है और सब्जेक्ट आई है। हम बता चुके हैं कि आई को प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो आई ईट फूड, आई ईट फूड, यह अफर्मेटिव का सेंटेंस है। और आई को जब हम प्लूरल ट्रीट करते हैं तो ईट में यस या यस नहीं लगाते हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। इसका नेगेटिव होगा मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसका हो जाएगा नहीं खाता हूँ, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, तो आई डू नॉट ईट व्हाट ईट फूड, आंसर मिलेगा फूड। तो मैं क्या नहीं खाता हूँ, भोजन नहीं खाता हूँ, मतलब खाना नहीं खाता हूँ, तो आई डू नॉट ईट फूड। अगर इसका इंट्रोगेटिव की बात करें पहले सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या मैं खाना खाता हूँ। अगर ऊपर ही अगर आप लोग इसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आने लगेंगी। तो इसका अगर हम लिख लें कि क्या मैं खाना खाता हूँ, प्रश्नवाचक बन गया। अब इसी का ट्रांसलेशन अगर हम लोग देखना चाहें तो बनेगा पहले हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, तो डू आई ईट फूड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। बस हमारा ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से हो गया। अब क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, इसका नेगेटिव देखें तो क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो अब यहाँ पे डू पहले लग जाएगा, डू आई नॉट ईट फूड, और लास्ट में क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए कितनी ही आसानी तरीके से हम लोग पहले और दूसरे वाले सेंटेंस में हम लोग जब इंट्रोगेटिव बनाए तो देखिए कितना आसानी से हम बस थोड़ा सा चेंज किए, हमारा इंट्रोगेटिव बन गया है। और किस प्रकार का चेंज, बस यही चेंज को और यही डिफरेंस को आपको ध्यान में रखना है, और बहुत आसानी से आप इसके ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाएंगे बल्कि इसको आप सही इसको पहचान भी पाएंगे कि किस टेंस का वाक्य है। अगर इंग्लिश में ऐसा वाक्य लिखा है तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि किस टेंस का वाक्य है। अब इसका अगर हम देखें तो एक और फॉर्मेट बनता है, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे मैं खाना क्यों नहीं खाता हूँ, चाहे मैं खाना कब खाता हूँ। मान लीजिए मैं खाना कब खाता हूँ, तो अब कब का
एक क्वेश्चन वर्ड है और इसका अंग्रेजी होता है व्हेन। तो सबसे पहले जब हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो मैं खाना कब खाता हूं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हेन। व्हेन के बाद क्या लगेगा, डू। व्हेन डू आई ईट फूड, व्हेन डू आई ईट फूड, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। और अगर मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, अगर मैं एक नेगेटिव सेंटेंस और ले लूं तो मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं। जब क्यों आ जाए और आप देख रहे हैं कि क्यों वाक्य के बीच में आ गया है, मतलब मैं खाना क्यों नहीं खाता हूं, क्यों नहीं खाता हूं। और इसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी होगी वाई। क्यों का अंग्रेजी होता है वाई, इसी को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। और इसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डू। तो वाई डू, अब सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आई। वाई डू आई नॉट ईट फूड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से किया जाता है। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका ट्रांसलेशन किस प्रकार से होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। थोड़ा सा हम आइए देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला अगर हम देखें इसका यूज, तो हैबिचुअल फैक्ट चाहे हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी एक्शन होती है, हैबिचुअल एक्शंस, जो हम कोई काम आदत संबंधी, आदत जैसी होती है हमारी कुछ काम करने की, जैसे किसी की आदत होती है पूजा करने की, कुत्ते की आदत होती है अजनबियों पे भौंकने की, और किसी को टहलने की आदत होती है रोज डेली सुबह। तो इस तरह से जैसे हम कहते हैं वह प्रतिदिन टहलता है, कुत्ता अजनबियों पे भौंकता है, मेरी माँ प्रतिदिन स्नान करती हैं चाहे पूजा करने जाती हैं। इस प्रकार की जो सेंटेंस है इसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ होता है, तो पहला देख लेंगे अगर इसका यूज, तो हैबिचुअल एक्शंस को शो करने के लिए होता है। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, ये किसी आदत संबंधी कार्य को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि मेरा आदत है विद्यालय जाने की, आई गो टू स्कूल डेली। अब दूसरा यूज क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ, या हम कहें तो परमानेंट ट्रूथ को दिखाने के लिए। जैसे कुछ परमानेंट ट्रूथ की बात करते हैं चाहे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, हम कहते हैं सूरज पूरब से निकलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमेशा सदा सत्य रहने वाली घटना है, कभी भी सूरज पश्चिम से नहीं निकला है, तो सूरज हमेशा पूरब से निकलता है, यह यूनिवर्सल फैक्ट है। सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है। इसका ट्रांसलेशन होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। और भी अगर देखें तो कहेंगे द वाटर बॉयल्स, पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर उबलता है। तो इसको लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन होगा वाटर बॉयल्स, BOILS, बॉयल में से उबलना होता है, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या हो गया, जनरल फैक्ट हो गया, ऊपर वाला यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। अब इसका तीसरा यूज हम देखें तो इंपरेटिव सेंटेंस में, इसका तीसरा अगर यूज कहें तो इंपरेटिव सेंटेंस में, जैसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ओबे ऑलवेज, चाहे हम कहें कि हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, हमेशा
अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। तो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरह के जो सेंटेंस हैं, इसका तीसरा यूज है इंपरेटिव सेंटेंस में। इंपरेटिव सेंटेंस में जैसे कि आप हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। कहेंगे कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए चाहे हमारे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो इस तरीके के सेंटेंस को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज इंपरेटिव सेंटेंस को भी दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और भी देखते हैं यूज क्या होता है। तो इसका चौथा यूज अगर हम देखें तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में या स्पोर्ट कमेंट्री में, जब कोई कमेंट्री होती है या कमेंट्री में, तो स्पोर्ट या किसी कमेंट्री में जब कमेंट्री की जाती है तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम देख लें, कोई न्यूज़ की बात कर लेते हैं। इंडिया लॉन्चेस अग्नि 2, इंडिया लॉन्चेस अग्नि 2। या एग्जाम्पल में और देख लें तो ईशान किशन हिट्स अ बाउंड्री। ये क्या हो गया, ये तो स्पोर्ट की कमेंट्री में यूज हो जाएगा। और इंडिया लॉन्चेस अग्नि 2 ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस। अब और एक देखें तो कोई पास्ट की घटना हो, कोई पास्ट की घटना को अगर हम प्रेजेंट में एक चमत्कारी ढंग से बताने का प्रयत्न करते हैं, चाहे बताते हैं, तो उस घटना को प्रेजेंट में लिखा जाता है। किसी घटना को प्रेजेंट में हम क्या कर, पास्ट की घटना को प्रेजेंट में चमत्कारी ढंग से व्यक्त करते हैं। तो जैसे अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरुस। अलेक्जेंडर डिफीट्स पोरुस। इस तरीके से और एक आध यूज और देखें तो यह किसी व्यवसाय, चाहे कोई हम दैनिक काम करते हैं, चाहे हमारे दैनिक व्यवसाय को, जैसे या किसी के, इसका छठा यूज देख लें। जैसे हम कहें कि अ बार्बर कट्स हेयर, अ बार्बर कट्स हेयर, नाई क्या करता है, बाल काटता है, कट्स हेयर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे यूज हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे और उसके यूज देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।